प्रिय दर्शकों नमस्कार। वैदिक ज्योतिष बंधु के त्रयोदश अध्याय या पार्ट 13 में आप लोगों का स्वागत। पिछले लेसन्स में हमने काफी कुछ ज्ञान ऑलरेडी जो है अध्ययन करके ले लिया है। आज के इस कार्यक्रम में हम सीखने वाले हैं कि नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन से नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा होता है तथा कौन सा नक्षत्र कौन से राशि में आता है और नक्षत्रों का चरण क्या होता है, इत्यादि चीजों को हम आज के कार्यक्रम में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कागज कलम के सेशन के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को आप देख रहे हैं, कोई छोटा सा चीज भी अगर सीख रहे हैं तो दयापूर्वक लाइक के बटन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। बस इतना सा है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो पार्ट 13 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आपके सामने मैंने एक जो है टेबल बनाया हुआ है। अब वहां पर 1 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक नाम लिखे हुए हैं। यही है हमारे नक्षत्र, ठीक है। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृतिका, उसके बाद है रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या या पुष्यामी भी कहा जाता है इसको, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र या मूला नक्षत्र भी कहा जाता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। ऐसे 27 नक्षत्र है, ठीक है। अब देखिए जिस नक्षत्र के बाजू में जो सीरियल नंबर है वही उसका नंबर है। जब आप कभी पंचांग देखेंगे, आपके एरिया में जो रीजनल पंजिका मिलता है, साल भर के लिए एक पंजिका आता है, तो जब आप पंजिका देखेंगे तो वहां पर एक चीज देखा जाता है शुभ कर्म करने से पहले कि नक्षत्र शुद्धि या तारा शुद्धि है या नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका रोहिणी नक्षत्र है। अब रोहिणी नक्षत्र का शुद्धि है या नहीं है वहां पर नहीं लिखा होगा। वहां पर क्या लिखा होगा, तारा शुद्धि, बगल में लिखा होगा 1,5, 6, 7, ऐसा। यानी कि अगर वहां पर तारा शुद्धि के बगल में 4 नंबर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि रोहिणी नक्षत्र के लिए उस दिन शुभ कर्म करना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए नक्षत्रों का नंबर याद रखना बहुत आवश्यक है। तो समय लगेगा, आप इसको जो है देख करके डरिएगा नहीं, समय लगेगा। बस आप आराम से जो है इसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब ये हो गए हमारे नक्षत्र। नक्षत्र के सामने देखिए लिखा हुआ है कुछ लेटर्स। अब हम नामकरण करते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। अब ये जो नामकरण संस्कार होता है तो उसमें से हम जो चुनते हैं कि कौन से अक्षर से उसका नाम दिया जाएगा, वो एज पर नक्षत्र होता है। और हर नक्षत्र को 4 चरण में विभक्त किया गया है। और वो 4 चरण भी जो है कुछ इस प्रकार है, जैसे हर एक नक्षत्र को 4 चरण तथा 60 अंश में विभक्त किया गया है। आप जानते हैं अंश क्या है, जिसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं। तो हर नक्षत्र को जो है 4 चरण या 60 अंश में विभक्त किया गया है। अब देखिए अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई पैदा होता है तो उसका जो जातक नाम होगा या जो अनुष्ठानिक नाम रखा जाता है 2 अक्षर से रखा जाएगा। दूसरे अगर चरण में पैदा होता है बच्चा तो 6 से रखा जाएगा, तीसरे में चो से रखा जाएगा और चौथे में ला से रखा जाएगा। ऐसे ही कोई भी हम उठा करके देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और चतुर्थ चरण में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो दी से उसका नाम होगा। क्या हो सकता है? दीक्षांत हो सकता है, दिवाकर हो सकता है, दीनबंधु हो सकता है। तो ऐसे हम नाम रखते हैं। जरूरी नहीं है कि यह जो लेटर्स है इसी से उसका सर्टिफिकेट नेम रखना है। अच्छा तो यह होता है कि अगर इन लेटर से उसको जिस नाम में आप रोज पुकारेंगे, जो घर का नाम होता है, पेट नेम होता है, अगर वो रख लिया जाए, और सबसे जरूरी होता है जो अनुष्ठानिक नाम या जातक नाम होता है सभी का, वो जातक नाम इस अक्षर से दें तो सबसे शुभ होता है। चलिए अब जानते हैं
सूर्य कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के जो है स्वामी ग्रह हैं। चंद्र रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। यानी कि इन नक्षत्रों में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है हमको जानना पड़ता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि हम कैसे जाने कि हमारा नक्षत्र क्या है। देखिए, आज के समय में नक्षत्र को देखने के लिए पंजिका खोल करके, पंजिका में पंचांग देख करके कौन सा राशि था, राशि में फिर कौन सा नक्षत्र था, नक्षत्र में कौन सा चरण था, ये सब देखना हर किसी को समझा पाना मुश्किल है। लेकिन सहज उपाय तो यह है कि आप कोई भी एक एप्लीकेशन में, ठीक है, कुंडली एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर अपना डिटेल्स भर देंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होगा पंचांग या फिर व्यक्ति विवरण या जन्म विवरण करके, वहां जाएंगे तो वहां पर आपको हाथों हाथ वो बता देगा कि आपका क्या नक्षत्र है। और नक्षत्र एक बार आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है और उस ग्रह से रिलेटेड भगवान, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में कि कौन से ग्रह का इष्ट देव कौन है। तो जो आपका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है उससे रिलेटेड उपाय आप करिए, उसको खुश रखिए और उसके इष्ट देव को भी खुश रखिए, ठीक है। या फिर ऐसा ही उपदेश आप सामने वाले को किसी का कुंडली देख करके भी दे सकते हैं। तो बस इस सारणी को आपको याद रखना है, ठीक है। केतु के अंडर में अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र आते हैं। राहु के अंडर में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र आते हैं। शनि के अंडर में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। शुक्र के अंडर में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। गुरु के अंडर में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। बुध के अंडर में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र आते हैं। मंगल के अंडर में मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। और सूर्य चंद्र का बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। तो नक्षत्र को समझना चाहिए। नक्षत्र भाग्य बदल सकता है। नक्षत्र से रिलेटेड काम अगर आप करो तो भाग्य बदल सकता है। और सबसे बड़ा मारक पता है कौन है? नक्षत्र होता है। जिस दिन किसी का नक्षत्र पीड़ित होता है या नक्षत्र के ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है, और इनमें भी जो है रिलेशन है, जैसे कौन सा नक्षत्र का रिलेशन किस नक्षत्र के साथ खराब है, यह आप यहीं से पता कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, कौन सा ग्रह किसका सम है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ मित्रता रखते हैं। तो उस हिसाब से नक्षत्र भी आपस में मित्रता शत्रुता रखते हैं। विवाह के समय यह भी देखा जाता है कि लड़के का नक्षत्र क्या है और लड़की का नक्षत्र क्या है। अगर दोनों के नक्षत्र में समता नहीं है और मित्रता नहीं है तो जो है विवाह टाल दिया जाता है, ठीक है। तो नक्षत्र एक बड़ा अंग है ज्योतिष का, इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। पेज 2 के ऊपर चलते हैं। तो पेज 2 के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्रम लिखा हुआ है, 9 क्रम लिखा हुआ है। यानी कि नक्षत्र 27 नक्षत्र को अगर 9 क्रम में लिखा गया है, यानी कि नक्षत्र को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हर 9 नक्षत्र का एक वर्ग होता है, जो कि हम आगे और पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां से हम क्या समझेंगे? देखिए अक्सर लोग क्या कहते हैं, आपका तो कृत्तिका नक्षत्र है तो उस हिसाब से आपका मेष राशि होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कृत्तिका नक्षत्र का सिर्फ पहला चरण, मैंने आपको बताया ना नक्षत्रों का 4 चरण होता है, तो कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण जो है मेष राशि में आता है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र का बाकी 3 चरण वृषभ राशि में आता है। तो अगर कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो मेष राशि होगा, लेकिन अगर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म हुआ है तो वृषभ राशि में आएगा। तो इसी को समझाने के लिए जो है ये चार्ट मैंने तैयार किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। इसके 4 चरण जो है मेष राशि में ही आते हैं। भरणी या द्विजा नक्षत्र भी इसको कहा जाता है। कुछ कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में नक्षत्र का नाम अलग होता है, भरणी या द्विजा भी कहा जाता है इसको। तो ये जो भरणी नक्षत्र है इसके भी 4 चरण मेष राशि में ही आते हैं। और एक चीज आपको बताऊं, अश्विनी नक्षत्र में जन्मा, प्रथम चरण में जन्मा जातक का जो है गुणवत्ता अलग है, द्वितीय चरण में जो जातक जन्मा है उसका गुण अलग है, और सबका फ्यूचर अलग है। तो हम यह भी आगे जानने वाले हैं कि कौन से नक्षत्र के किस चरण में जन्म लेने पर कैसा जो है जीवन होता है या जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पर भरणी नक्षत्र का 4 चरण मेष राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। कृतिका नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण जो है मेष राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह जो है सूर्य है। और यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य तो है ही, लेकिन इसके दूसरा, तीसरा और चौथा जो है चरण वृषभ राशि में आता है। अब वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र भी आता है जिसका स्वामी चंद्रमा है, मृगशिरा भी आता है और मृगशिरा का सिर्फ 2 यानी कि प्रथम और दूसरा चरण ही वृष राशि में आता है और तीसरा और चौथा जो चरण मृगशिरा का है वो मिथुन राशि में आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन में, जैसे मैं आपको क्या बताता हूं एस्ट्रोसेज में देखने के लिए, एस्ट्रोसेज में आप कुंडली देखोगे तो बिल्कुल फ्री है। हाँ, वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे अगर आपको बात करना है तो हाँ आपको वहां पर शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुंडली जनरेट करना चाहते हैं, कुंडली को रीड करना चाहते हैं, आप निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोसेज में जब आप देखेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होगा पंचांग। ठीक है, तो जो पंचांग के ऊपर क्लिक करते ही आपको दिखाएगा कि आपका जो है कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र के बगल में मान लीजिए ऐसा लिखा है कि आपका स्वाति नक्षत्र है और नक्षत्र के बगल में ऐसा एक ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा, यानी कि स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं किसी का भी कौन सा नक्षत्र है और उसका चरण, कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप संपूर्ण चार्ट को जो है देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मृगशिरा का तृतीय और चतुर्थ चरण मिथुन में आता है। राहु जो है आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है और इसके 4 चरण मिथुन राशि के अंदर ही आता है। और बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, या पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति स्वामी है और इसके 3 चरण मिथुन में आते हैं। इसका चौथा चरण जो है कर्क राशि में आ जाता है। ठीक है, और पुष्य नक्षत्र जो है उसका 4 चरण कर्क का है, अश्लेषा का भी 4 चरण कर्क का है। ठीक है, और मूल नक्षत्र का जो है 4 चरण धनु का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो है 4 चरण धनु का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो है यहां पर 1 चरण धनु का है, बाकी 3 चरण मकर का है। ठीक है, तो ऐसे ही 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्रों को बांट दिया गया है। अगर 3-3 नक्षत्र एक राशि को दें तो क्या होता है, 36 नक्षत्र हमको चाहिए, क्योंकि 12 × 3 36। लेकिन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया है, तो इसलिए उनका ऐसा कुछ कैलकुलेशन बैठता है कि किसी किसी नक्षत्र का कुछ चरण अगर एक राशि में है तो और बाकी चरण दूसरे राशि में आता है या अगले राशि में आता है। ठीक है, इस तरह से जो है उसको बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हो धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण मकर राशि में आता है और तीसरा और चौथा चरण जो है कुंभ राशि में आता है। ऐसे ही पूर्वा भाद्रपद का तीसरा चरण तक जो है कुंभ राशि माना जाता है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण जो है मीन राशि में आता है। ठीक है, और उत्तरा भाद्रपद और रेवती का संपूर्ण जो भी चरण, इसके 4-4 चरण है, वो मीन राशि के होते हैं। ठीक है, और विशाखा में भी ऐसा ही है कि इसका 3 चरण तुला में आएगा और 1 चरण वृश्चिक में आएगा। तो इसको बस आपको समझना है। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, बस इस चीज को दिमाग में रखिए। आज आप इसको याद करना चाहेंगे, नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप कुंडली को देखोगे, खुद के कुंडली को अध्ययन करोगे, खुद का कुंडली को बार बार अध्ययन करने के पश्चात अपने कुंडली के राज खोलोगे, अपने कुंडली के राज खोलते खोलते ग्रहों को समझोगे, फिर दूसरे के कुंडली को देखोगे, फिर ऐसे धीरे 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 ये ग्रह, नक्षत्र, राशि, चरण, करण, जो भी चीज है, एवरीथिंग विल बी द फ्रेंड ऑफ यू। आपके मित्र हो जाएंगे, ये सारी चीज आपके जीवन के एक अंग बन जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश के बाद धीरे 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 हर एक चीज ब्लड में आता है, एक ही बार में नहीं होता है, तो डरिएगा नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप मुझसे भी बहुत आगे जाएं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं और इससे काफी कुछ चीजें जो है आप समझ जाएंगे। और पेज 1 में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा नक्षत्र हो और उसका किस चरण में कौन सा अक्षर से नाम दिया जाता है, ये सारा चीज हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। और किस नक्षत्र में जन्म लेने के पश्चात और किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म लेने के पश्चात जीवन में क्या चीज मिलता है, गुण कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, स्वास्थ्य कैसा होता है,
प्रकृति कैसा होता है, ये सारा चीज हम डिफरेंट वीडियोस में आगे जानने जा रहे हैं। अभी जो है आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगा पार्ट 14 में, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए जो है आप लोग खुश रहिए, सनातन तथा ज्योतिष के प्रति अपना प्रेम ऐसे ही उजागर रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर कितना मायने रखता है हमारे लिए, ये मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, जो भी प्रयास मैं कर रहा हूं, इसके बदले मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं। आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है, जो कि डिजिटल माध्यम से यही लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इत्यादि के द्वारा हम जड़ित रहेंगे, ठीक है। तो कृपया करके जो है थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा और लाइक कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन करिएगा। आप सभी को हमारे तरफ से जय श्री राम।